हेलो दोस्तों, दर्द भरी पारिवारिक हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। विनोद बाबू की आवाज़ हेलो हेलो आती रही और मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं पसीने से लथपथ थी, दिमाग शून्य होता सा गया और मैं बिस्तर पर ही भूत बनी बैठी रही। दोपहर के 3 बजे आँख खुली। घर का सायसा करता सन्नाटा विनोद बाबू की आवाज़ की प्रतिध्वनि से टूटने लगा। बड़ी मुश्किल से उठी। घसीटते कदमों से किचन में जाकर पानी का बड़ा गिलास गटगट करके गले से नीचे उतार लिया और धम से वहीं फर्श पर पकड़कर बैठ गई। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी, लेकिन मस्तिष्क में जीवन की काली किताब का एक एक बदरंग पन्ना समय की तेज हवाओं से फड़फड़ाने लगा। 40 साल पहले मेरे पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अम्मी व अबू की रातों की नींद हराम हो गई थी। मेरी शादी की फिक्र में पूरे 1 साल की तलाश के बाद भी जब सही रिश्ता नहीं मिला तो मेरी बढ़ती उम्र और छोटी 2 बहनों के भविष्य की खातिर मुझे एक ग्रेजुएट पीटी टीचर से शादी की रजामंदी देनी पड़ी। ससुराल में 2 देवर, एक ब्याहता ननद और बेवा सास। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में खाना पकाने के भी समुचित बर्तन नहीं थे। लोग कहते हैं आपके 3 बेटे हैं, इतना दहेज मिलेगा कि घर में रखने की भी जगह नहीं होगी। सास की यह बात सुनकर शादी की तारीख तय करने के अम्मी व अब्बू आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा जेवरात, कपड़े, घरेलू सामान देने पर भी मेहर की रकम को कम से कम करवाने पे सास के अड़ियल स्वभाव ने मेरे विदा होने से पहले करवाहट की बर्छियों से मेरे मधुर सपनों की महीन चादर में कई सुराख कर दिए, जिनमें से मेरी पीड़ा को बहते हुए आसानी से देखा जा सकता था। दुल्हन, जो देवर हमने तुम्हें निकाह के वक्त पहनाए थे वे हमें वापस दे दो। तुम्हारे देवर की निकाह में वही जेवर छोटी दुल्हन के लिए ले जाएंगे। सास ने शादी के 5वें दिन ही हुक्म दिया। मैंने अकेले में अमन से पूछा तो उन्होंने हामी भर दी और बगले झाँकते हुए काम का बहाना करके कमरे से बाहर चले गए। दूसरे ही दिन मैंने मन महसूस कर अपने मायके और निकाह के वक्त दिए गए तमाम जेवर सास के हाथों में थमा दिए। उनका चेहरा खिल गया। पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त चाय और 2 वक्त खाना बनता, जिसमें से रसेदार सब्जी होती तो दाल चावल नहीं बनते। हाँ, जुमे के दिन विशेष खाना जरूर पकता था। सोहर के संसर्ग के सहदिले सपने सब कांच की तरह टूट गए जब शादी के 10वें दिन सोहर को आधी रात नशे में धुत देखा। शादी की पार्टी में दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, मेरे संस्कार धू धू करके चलने लगे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि एक संग शादी के वास्ते लिए गए कर्ज की अदायगी को लेकर अमन, सास और देवर के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगा। मुझे अपने दूसरे बेटों की शादियां भी करनी है और घर भी चलाना है, तो अपनी शादी का कर्जा खुद अदा कर और घर में खर्च के लिए भी पैसे दे, समझा। सास अपने बेटे जाने मेरे सोहर अमन से बोली, नहीं, शादी का कर्जा दोनों भाई मिलकर देंगे और घर भी दोनों मिलकर चलाएंगे। अमन ने जवाब दिया, अरे वाह रे वाह, एक तो ही चालाक है, तुम दोनों मियाँ बीबी। और वह अकेला, वह क्यों देगा तेरा कर्जा? उस पर से तेरे कमरे की बिजली का खर्च, पानी, हाउस टैक्स, पूरे 5,000 रुपये का खर्च महीने का। उस पर तेरा शौक पीना है, वह क्यों उठाएगा इतना खर्च? तूने शादी की है, तू भरता रहा अपना कर्जा। बात तुल पकड़ती चली गई। घर से चीखने चिल्लाने की आती हुई आवाज़ों ने पड़ोसियों को अपनी खिड़कियों के झिर्रे से झांकने के लिए बाध्य कर दिया। उसी दिन मुझे ससुराल की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति का पता चला। चीखना चिल्लाना, गाली गलौज के बीच दोनों भाइयों का हाथापाई का दृश्य देखकर मैं भीतर तक सहम गई थी। मायके में मेरे घर के शांत व शालीन वातावरण में ऊंची आवाज में बोलना बदतमीजी समझी जाती थी। ससुराल में परिवार के सदस्यों के बीच फौजदारी की हद तक की लड़ाई का दंगाई दृश्य देखकर मैं बुरी तरह आहत हो गई। सास गुस्से से तनतनाती हुई बेटी के घर चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी आपसी लड़ाई का ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ गई। वह मेरे और अमन के बीच तनाव व मनमुटाव का कसेला धुआं फैला गई। रिश्तेदारों के समझाने बुझाने पर वापस लौट तो आई, लेकिन घर में 2 चूल्हों का पतीला लेकर मेरे और सास, देवर, ननद के बीच अबोले की काली चादर तन गई। मैं ऊपर की मंजिल वाले कमरे में तन्हा बैठे उन बेतुके और अनबुझे किन्नों को ढूंढती, जिन्होंने मुझे निहायत बदकार खुदगर्ज बहू बना दिया।
क्योंकि उनको जब वहम हो गया था कि मैं अमन को सबके खिलाफ भड़काती हूँ। जीवन के सतरंगी सपनों का पड़ाव घुटन के संकरे दर्रे में सिमट गया। मैं बीमार पड़ गई और अमन पैसा खर्च न करना पड़े मुझे बुखार की हालत में मायके छोड़ाए। वे बोले थे, बीमार लड़की मेरे गले मर दी आप लोगों ने, पूरा इलाज करवाइए, पूरी तरह से ठीक होने पर ही मुझे सूचित कीजिएगा। अम्मी व अब्बू उसकी धमकी सुनकर स्तब्ध रह गए। टाइफाइड हो गया था मुझे। पलंग पर हड्डियों के ढांचे के बीच सिर्फ 2 पलकें खुलती और बंद होती, जो मेरे जीवित होने की सूचना देती। महीनों तक ना कोई खत, ना कोई खबर, ना फ़ोन। अब्बू ने भी चुप्पी साध ली थी। अचानक एक दिन घर के सामने अमन को रिक्शे से उतरते देख दोनों छोटी बहनों ने चहकते हुए दरवाज़ा खोला। खुशाम दीदी, भाई साहब, मेहमान खाने में अम्मी के साथ मुझे खड़ा देखकर वह चौंक कर बोला, अरे मैं तो समझा था कि अब तक मर खप गई होगी। यह तो हट्टी कट्टी जिंदा है। तो क्या ससुराल में नाटक कर रही थी? कर्कश स्वर से निकले अमन के विषैले शब्दों ने हम सबका सीना चीर दिया। जी चाहा उसे धक्के मार के दरवाजे के बाहर ढकेल दूं, मगर पति पत्नी के रिश्ते की नजाकत ने मेरे गुस्से के उफान को दबा दिया। अम्मी व अब्बू की तिल तिल घुलती काया और ब्याह लायक दोनों छोटी बहनों के चेहरे पर उभरती उदासी की छटपटाहट ने मुझे रोक दिया और अमन के साथ वापस ससुराल जाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। दोस्तों, ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।